हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं जो हमारे दो टॉपिक्स बच गए थे। एक तो पहला है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। ये दो टॉपिक्स बच गए थे। इसके पहले पार्ट में, यानी इस वीडियो के पहले पार्ट में हम लोगों ने मेनली इंट्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन कवर किया था। मैंने इंट्रोड्यूस जब किया था इस टॉपिक को तो मैंने उसमें डिस्कस किया था कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है और कैसे पॉपुलेशन को एक बोझ समझने की बजाय हम लोग उसे सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स करके हम लोग कैसे ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, मैंने तीन बताए थे जो कि था एजुकेशन था सबसे पहला, और दूसरा था ट्रेनिंग, और तीसरा था हेल्थ। मतलब ये इन तीन चीज़ों पे अगर हम लोग फोकस करें तो किसी भी कंट्री का, किसी भी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया में जो पॉपुलेशन है, जो लोग रहते हैं, हम लोग उन्हें ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात किया था। ये मतलब दो टर्म्स जो हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स है एंड ह्यूमन कैपिटल है, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि ह्यूमन रिसोर्स जब हम लोग कहते हैं ना, तो ये एक जनरल टर्म है, मतलब जो कि किसी भी एक ज्योग्राफिक एरिया में रहने वाले लोगों को इंडिकेट करता है। अगर उनके पास एजुकेटेड हों, अगर वो हेल्दी हों, और साथ ही साथ उनके पास ट्रेनिंग हो, यानी उनके पास स्किल्स हों और उनके पास एक्सपर्टीज़ हो, एक्सपीरियंस हो किसी भी काम को करने का, तो हम लोग ह्यूमन रिसोर्स, ये एक जनरलाइज्ड टर्म है, जनरल टर्म है, जिसे कि हम लोग यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के पॉपुलेशन को इंडिकेट करने के लिए। ओके, अभी तो खैर हम लोग ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स क्या है इस पर अब डिस्कस नहीं करने वाले हैं इस वीडियो में, बिकॉज हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में बाकी बचे हुए दो टॉपिक्स जो हैं, सबसे पहला है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन दो छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है, जिसमें कि पहला है एजुकेशन एंड दूसरा है हेल्थ। तो इस पे डिस्कस करेंगे। एंड हमारा थर्ड टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, इस पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तो भारत में जो लिटरेसी रेट था वो था 12%, यानी बहुत कम था। 100 में से केवल 12 लोग ही जो थे वो लिख और पढ़ सकते थे। ओके, ये रेट हालांकि बढ़ा और 1951 में ये हो गया 18%, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक में इकोनॉमिक्स के दिया हुआ है। ओके, तो ये हो गया 18%। और जो हमारा रिसेंट सेंसस सर्वे हुआ था 2011 में, तो उसमें लिटरेसी रेट जो है ना वो बढ़ के मल्टीपल टाइम्स बढ़ के 74% हो गया। ओके, यानी 12% जब हम लोग इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय 12% पे थे, और ये बढ़ के 74% हो गया। तो सेटिस्फैक्ट्री हम लोग इंक्रीज़ कहेंगे, हालांकि ये और बेटर हो सकता था। तो ये इंक्रीमेंट जो है, इसके पीछे के फैक्टर्स को हम लोग समझते हैं। मैंने बताया था कि एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ह्यूमन, जो मतलब किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करने का। तो अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस चीज़ को समझा, इस चीज़ को मतलब एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को जाना, सभी लोगों का एजुकेटेड होना कितना ज़रूरी है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान करना स्टार्ट किया कि कैसे हम लोग जो भारतीय हैं उन्हें साक्षर बनाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जो लोग हैं उन्हें साक्षर बनाया जा सके। तो इस पर काम करना, ऑब्वियसली जब कोई आप प्लान करते हैं तो आपको फंड्स की ज़रूरत होगी। जब भी आप कोई प्लान करें तो आपको सर्टेन फंड्स की ज़रूरत होगी, मतलब आप खर्च करते हैं, पैसे उसमें लगाते हैं, और तब जाके उस प्लान को आप एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब आपने सबसे पहले प्लान बनाया कि हाँ, हम लोगों को ये काम करने हैं, तो ऑब्वियसली जब आप वो काम करने जाएंगे तो खर्चे आएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मतलब एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए खर्च करना स्टार्ट किया सर्टेन अमाउंट। पहले यानी 1951 में हमारा जो एक्सपेंडिचर था एजुकेशन पे, वो हमारी जीडीपी का 0.64% था, यानी टोटल जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उस समय पे इंडिया का, उसका 0.64% हमारा एक्सपेंडिचर था एजुकेशन पे। ओके, जो कि 15-16 में बढ़ के अप्रॉक्सीमेटली हमारी जीडीपी का 3% हो गया।
और अभी नई शिक्षा नीति जो आई है यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें ऐसा प्लान किया है गवर्नमेंट ने कि हम लोग अपनी जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 6% अमाउंट खर्च करेंगे शिक्षा पे। ओके, यानी लोगों को एजुकेट करने में हम लोग उतना पैसा, हमारा जो भी जीडीपी है, अभी अगर मैं ट्रिलियन डॉलर्स में बताऊं तो 2.94 ट्रिलियन डॉलर है इंडिया का जीडीपी। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसका 6% आप कैलकुलेट कर लीजिए, उतना अमाउंट गवर्नमेंट का प्लान है शिक्षा को बढ़ाने में, यानी लोगों को शिक्षित बनाने में खर्च करने का। तो ये काफ़ी पॉजिटिव स्टेप मैं मानता हूँ। हमारा जो अगर अमाउंट बताऊं मैं इनिशियली, तो ये 151 करोड़ रुपए था 1951 में। 151 करोड़ रुपए हमारा खर्च था एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, जो कि धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ये इंक्रीज़ होता गया और ये 3766 करोड़ था 11th प्लान में। ओके, तो हमारा एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंगली बढ़ता गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारा जो खर्च था एजुकेशन पे, जो कि मतलब हम लोगों ने पहले किया 1951 एंड 1961, 1971, अगर वो डेटा देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में अब हम लोगों ने एजुकेशन पे खर्च करना बढ़ा दिया है, ज़्यादा कर दिया है। ओके, तो एक तो गवर्नमेंट ने किया क्या कि एजुकेशन में जो खर्च है होने वाला लोगों को एजुकेट करने में, उसे बढ़ाया। दूसरा, गवर्नमेंट ने हर एक डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय फॉर एग्जांपल सेटअप किए, ताकि बच्चों को जो क्वालिटी एजुकेशन है वो प्रोवाइड किया जा सके। आज नवोदय विद्यालय में लगभग 2.25 लाख बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। अगर हम लोग इंडिया के पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो ये नंबर तो काफ़ी कम है, लेकिन कम से कम इस बात से तो ज़रूर हम लोग आश्वस्त हो सकते हैं कि उनको वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है या मिलता है। ओके, तो एक तो ये हो गया। और दूसरा, गवर्नमेंट ने भी, आपने सुना होगा, सर्व शिक्षा अभियान करके गवर्नमेंट का एक स्कीम था जो कि कवर करता था 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को। 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान में कवर किया गया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उस एज ग्रुप के, उनको हम लोग ला सकें स्कूल में, उन्हें हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। अगर हम लोग नए एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो इसमें ये एज ग्रुप जो है ना 3 से लेके 6 से लेके जो 14 तक था, अभी वो 6 की बजाय 3 हो गया है। ओके, 3 to 8 मतलब 5 + 3 + 3 + 4 वाला जो सेटअप है वो स्टार्ट हो जाता है एज 3 से, मतलब और अर्ली। तो ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारी नई शिक्षा नीति का। तो आप पीछे वाले को भी समझिए कि गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान लागू किया था ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में लाया जा सके और उन्हें एजुकेट किया जा सके। प्लस गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कूल्स भी खोले थे, लगभग 8.5 लाख स्कूल खोले गए थे। लेकिन इतने ज़्यादा स्कूल्स होने के बावजूद हमने देखा कि जो लर्निंग है, मतलब जिस तरीके से बच्चे सीख रहे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। ओके, तभी ऐसा पाया गया सर्वेज़ में, मतलब जब सर्वे कंडक्ट किया गया तो ऐसा पाया गया कि मतलब क्लास 3 के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिंपल मैथ्स भी नहीं बना पा रहे हैं और या सिंपल टेक्स्ट भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इसके पीछे के कारण को समझने की कोशिश की गई तो ऐसा पाया गया कि जो पढ़ाने का तरीका है वो ऐसा नहीं है। प्लस बहुत और बाकी के फैक्टर्स भी थे जिनके चलते स्टूडेंट्स को सीखने में, मतलब क्वालिटी जो था एजुकेशन का वो अप टू द मार्क नहीं था। ओके, बहुत सारे आपने इंटरनेट पे वीडियोस भी देखे होंगे जिनमें कि जो टीचर्स हैं वो खुद कभी कभी नहीं पढ़ पाते और खुद सिंपल मतलब कैलकुलेशंस हैं वो नहीं कर पाते। तो बहुत सारी कमियां थी सिस्टम में जिसके चलते हमें वो जो हमें अचीव करना था, जो हमारा एम था, जो हमारा गोल था, हम लोग उसे अचीव नहीं कर पाए। तो ये तो एक मतलब प्राइमरी एजुकेशन वाला पार्ट हो गया। हमारा एजुकेशन जो है वो स्टेजेस में डिवाइडेड है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, हायर एजुकेशन है। तो हायर एजुकेशन में जो 12th प्लान आया, 12th 5th ईयरली प्लान जो था, उसका एम था ना कि GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है, ये हमारे बुक में दिया हुआ है, उसे बढ़ाया जाए 17-18 तक, इसे बढ़ाया जाए 25.2% किया जाए। आप पूछेंगे कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है, तो ये मैं बता दूं कि ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिससे कि हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं, जानते हैं कि कितने मतलब स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में, लेकिन
GER जो अभी मैं बता रहा हूँ, इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ केवल उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि 18 से 23 साल के हैं। ओके, एज ग्रुप वाइज भी हमारे स्टेजेस डिवाइडेड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कम एज का स्टूडेंट है, 5 साल का है, तो वो प्राइमरी में आएगा। ओके, 18 से 23 साल को हायर एजुकेशन हम लोग मानते हैं, और उनमें ऐसा पाया गया कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन में वो काफ़ी कम है। और 12th प्लान जो था हमारा, उसमें ऐसा मतलब कहा गया ना, ऐसा प्लान किया गया कि हम लोग GER को बढ़ा के 25.2% करेंगे। ओके, कब तक? 17-18 तक, मतलब साल 2017-18 तक उसे बढ़ा के 25.2% करने की मतलब करने का प्लान किया गया। और 2020 एंड 21 यानी 2021 तक इसे बढ़ा के 30% करने का प्लान था। अभी हमारा जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, इसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक बढ़ाना है। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में और कुछ बातें बता दूँ। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर एग्जांपल कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैं बता दे रहा हूँ। जैसे अगर सपोज़ आप एक गांव में रहते हैं और वहाँ का पॉपुलेशन 1000 है, और ये पॉपुलेशन जो है मतलब ये एज ग्रुप है 18 to 23 साल के जो लोग हैं ना, जिनका एज 18 से लेके 23 साल है, उनका नंबर आपके गाँव में 1000 है। उनमें से आप जाते हैं सभी के पास, सर्वे करते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि क्या वो किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं कि नहीं। तो उनमें से मतलब 10% ने, लगभग 100 ने जवाब दिया कि वो किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। ओके, उनमें एडमिशन है उनका। तो इसका मतलब वहाँ का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हुआ 10%। ओके, मतलब 1000 में 100 लोग जो हैं वो इनरोल्ड हैं किसी यूनिवर्सिटी से, तो हम लोग उसे इन शॉर्ट GER कहते हैं या फिर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं। तो हमारा नया एजुकेशन पॉलिसी जो है यानी NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें एम किया गया ना कि 50% हम लोग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाएंगे। और ये हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, स्कूल्स की बात मतलब नहीं कर रहा, प्राइमरी एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, बिकॉज प्राइमरी एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट जनरली हाई होता है। अभी का जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो है 26.3%, जो कि इंटरनेशनल एवरेज जो है ना उससे भी काफ़ी कम है। बाकी कंट्रीज़ में जैसे फॉर एग्जांपल अगर US की बात हम लोग करें तो US में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में 88% है, जो कि बहुत ज़्यादा है इंडिया से। ओके, तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही इसको गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम लोग इसे अप टू 50% बढ़ाएंगे। और इसके लिए गवर्नमेंट जो है नए नए मतलब तरीके अपनाने जा रही है। फॉर एग्जांपल और जो मतलब पढ़ाने का तरीका है उसे और अट्रैक्टिव बनाया जाए, प्लस टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाए, जिससे कि स्टूडेंट्स जो हैं ड्रॉप आउट स्कूल छोड़ के नहीं जाएं, ड्रॉप आउट्स का नंबर जो है वो कम हो। तो इन सारे फैक्टर्स पे गवर्नमेंट अभी ध्यान दे रही है। पहले भी मतलब पिछली जो गवर्नमेंट थी वो भी सर्व शिक्षा अभियान वाला, जैसा कि मैंने बताया, तो उस समय भी IT एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा था, डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा था। ओके, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल जो डिफरेंस था एजुकेशन में, इसको कम करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये सारी बातें उस समय भी मतलब हो रही थी। साथ ही साथ ऐसा भी कोशिश था कि जो मतलब स्कूल से बाहर हैं बच्चे, उन्हें स्कूल में लाया जाए। गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम भी स्टार्ट किया था, आपको याद है, मिड डे मील के थ्रू, ताकि उन्हें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड किया जाए, साथ ही साथ वो अट्रैक्ट हों, स्कूल में आए रेगुलरली और शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन ये इन सारे स्कीम्स के होने के बावजूद जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप दिख रहा था, जिसके चलते हमारी नई शिक्षा नीति आई है। तो इन सारी चीज़ों को जानना जो है ना, एजुकेशन, बार बार मैं NEP को मेंशन कर रहा हूँ, ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आप जानें इस चीज़ को तो ये करेगा क्या ना कि आपके कॉन्सेप्ट को और डेवलप करेगा, और आप जान पाएंगे कि एक्चुअली पीछे कमी क्या है, मतलब पिछले हमारी जो पिछली शिक्षा नीति थी उसमें क्या कमियां थी। ओके, और किन प्रॉब्लम्स को हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। ओके, तो होपफुली आप ये पार्ट समझ गए, एजुकेशन वाला पार्ट समझ गए। इसके बाद अभी मैं डिस्कस करूँगा हेल्थ के बारे में। आप इमेजिन कीजिए किसी आपके पास सपोज़ 2 कंपनीज़ हैं। एक कंपनी है जहाँ पे कि जो लोग काम करते हैं वो हेल्दी नहीं हैं, वो कमज़ोर हैं शारीरिक रूप से, फिज़िकली फ़िट नहीं हैं। जब भी मैं हेल्थ की बात करूँ ना, तो हेल्थ मतलब दोनों ही, फिज़िकली मतलब फ़िट होना एंड मेंटली फ़िट होना, दोनों ही, शारीरिक रूप से मजबूत होना और मानसिक रूप से भी मजबूत होना।
ओके, तो जाके आपकी एफिशिएंसी जो है ना वो पूरी होती है 100%। 100% अगर नहीं भी हो तो थोड़ा मे बी कम हो, बट अप टू 100% आपकी एफिशिएंसी रहती है कंपेयर टू आप एक मतलब दूसरी कंपनी है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो हेल्दी हैं। ओके, तो आप के अनुसार कौन सी कंपनी होगी जिसमें कि एफिशिएंसी लोगों की ज़्यादा होगी, या जिस कंपनी में प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगा? तो ऑब्वियसली हम लोग कहेंगे कि जिस कंपनी में सबसे ज़्यादा हेल्दी लोग काम करते हैं उस कंपनी में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे काम करने वाले लोग जो हैं वो हेल्दी हैं। ओके, हेल्दी हैं तो वो उनकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा होगी, मतलब वो ज़्यादा जितना अपने काम को देना चाहिए 100% वो दे पाएंगे, अपने काम को पूरी तरह से वो डिवोटेड होके काम कर पाएंगे। और अगर हम लोग यही देखें जिस कंपनी में कमज़ोर लोग हैं, जहाँ पे मतलब फ़िज़िकली और मेंटली वो लोग फिट नहीं हैं, तो वहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा नहीं होगी। और एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं होने के चलते होगा ये कि उस कंपनी का प्रोडक्शन जो है वो कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा, हम लोगों का जीडीपी पे इम्पैक्ट आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा कम होगा। अगर सभी का हालत ऐसा है, मतलब एक कंट्री है जहाँ की कि सभी लोग कमज़ोर हैं, वो अपना 100% कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। तो अगर 100% वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो ऐसे में होता ये है कि ओवरऑल हमारे नेशनल इनकम पे भी इम्पैक्ट आता है। वहीं अगर आप हेल्दी हो, मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे दोनों ही तरीके से अगर आप हेल्दी हो, तो आप अच्छी तरह से काम करते हैं, आप पूरा अपना समय जो है अपने काम को देते हैं, और आपकी एफिशिएंसी जो है वो 100% होती है। और इस तरह से हमारे मतलब प्रोडक्शन में, आप सपोज़ किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपनी क्षमता के अनुसार आप मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। और इससे होता ये है कि जीडीपी बढ़ती है, हमारा नेशनल इनकम बढ़ता है, हमारा जीएनपी बढ़ता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ता है। मतलब सेम हम लोग एजुकेशन वाले पार्ट में भी देख सकते हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप करते क्या हैं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आप अच्छा कमा सकते हैं, आप अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, आप उन्हें अच्छे स्कूल्स में डाल सकते हैं, जिससे कि अगेन वो मतलब अच्छा जॉब पा सकते हैं, और उन्हें आप हेल्दी रख सकते हैं। तो ये होता है जब आप एजुकेटेड हो तो, और इससे हमारा अगेन जीडीपी बढ़ता है और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ता है, साथ ही साथ नेशनल इनकम बढ़ता है। ठीक है, तो ये फ़ायदे होते हैं एजुकेटेड रहने के, और प्लस यही फ़ायदे हैं हेल्दी रहने के भी। तो गवर्नमेंट जो है ना, हेल्थ हमेशा ही प्रायोरिटी रहा है गवर्नमेंट का, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रखा जाए, ऐसी कोशिश रही है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो गवर्नमेंट ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया है। गवर्नमेंट की कोशिश रही है कि लोग मतलब आसानी से एक्सेस कर पाएँ, जब भी उन्हें ज़रूरत हो। तो अगर सपोज़ उन्हें हॉस्पिटल जाना है, तो जब भी वो जाना चाहें, जब ऐसा रिक्वायरमेंट हो, तो उन्हें वो हॉस्पिटल जा सकें और अपना उपचार करा सकें। गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ़ मेडिकल स्कूल्स जो हैं उन्हें बढ़ाने का काम किया है, जो कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन्हें बढ़ाने का काम किया है, जहाँ की आप क्वालिटी हेल्थ सर्विस जो है जहाँ से कि आप पा सकते हैं। ओके, तो ये हमारा था हेल्थ। मैंने दोनों के ही बेनिफिट्स को अभी डिस्कस किया। हेल्दी होने का बेनिफिट क्या है और ये कैसे आपके आपकी कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल है, आपके लिए बेनिफिशियल है ही। आप हेल्दी हैं तो आप अपने बाकी के राइट्स को भी एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं तो भी आपकी कंट्री को बेनिफिट होता है, आपकी सोसाइटी को बेनिफिट होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और आप अपने बाकी के राइट्स को भी, आपके जो बाकी के अधिकार हैं, जो संवैधानिक अधिकार आपको मिले हैं, आप उन्हें अच्छी तरह से आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये एजुकेटेड होने के फ़ायदे हैं। ओके, और हेल्दी होने के फ़ायदे भी हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, इस वीडियो का दूसरा टॉपिक और चैप्टर का तीसरा टॉपिक, ये है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब होता है जब कोई आदमी काम करना चाहे और उसके पास काम नहीं हो, वो काम करने में सक्षम है और वो काम करना चाहता है काम, और इसके बावजूद अगर उसके पास काम अवेलेबल नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि वो आदमी अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट को काउंट करते समय हम लोग सर्टेन एज ग्रुप को ही लेते हैं, जैसे 15 साल से लेके 15 to 59 ईयर्स
वाला जो एज ग्रुप है ना, उसी में हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को काउंट करते हैं, उसके पहले नहीं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 10 साल का कोई बच्चा है तो हम लोग उसे काउंट नहीं करेंगे, या सपोज़ 5-6 साल का अगर कोई बच्चा है तो हम लोग उसे काउंट नहीं करेंगे। अगर वो कहीं काम नहीं कर रहा तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट को काउंट करने के लिए, समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उस एज ग्रुप को पहचानिए। तो हमारे बुक में, मतलब NCERT के इकोनॉमिक्स क्लास 9th के बुक में जो एज ग्रुप दिया गया है वो है 15 to 59। इस एज ग्रुप में अगर आप हैं और आप काम करना चाहते हैं और इसके बाद अगर आपके पास काम अवेलेबल नहीं हो पाता तो हम लोग कहते हैं कि आप अनएम्प्लॉयड हैं। अभी अगर सपोज़ आप इस एज ग्रुप में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल घर की कोई महिला है, वो इस एज ग्रुप में आती है, सपोज़ वो 26 ईयर्स की हैं और वो काम करना नहीं चाहती, तो फिर क्या हम लोग कहेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड हैं? नहीं, बिकॉज़ यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को देखने के लिए ज़रूरी है कि वो आदमी काम करना चाहता हो और इसके बाद उसे काम अवेलेबल नहीं होता हो, तब हम लोग कहेंगे कि वो आदमी अनएम्प्लॉयड है। ओके, अगर वो काम करना चाहता है और उसके पास काम अवेलेबल है तो हम लोग कहेंगे कि वो आदमी एम्प्लॉयड है। ओके, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो लो रहा है जनरली, लेकिन हम लोग देखेंगे कि ये लो रेट का रहना ऐसा नहीं दर्शाता है कि सभी लोग मतलब पूरी तरह से सफिशिएंट अर्निंग मतलब उनकी है। ओके, कई बार ऐसा होता है कि लोग काम तो कर रहे हैं बट वहाँ पे उस जिस सेक्टर में वो काम कर रहे हैं वहाँ से अर्निंग जो है वो सफिशिएंट नहीं है इन द सेंस कि वो मतलब उतना ही कमाते हैं जितने में कि वो सर्वाइव कर सकें, उनका काम चल सके किसी तरह से। प्लस यहाँ पे 2 फैक्टर्स और हैं। हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है मेनली। अगर आप गाँव की तरफ जाएँ तो आप देखेंगे कि जो लोग प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी का पार्ट है एग्रीकल्चर, फिशरीज़, माइनिंग, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ में जो लोग इंगेज्ड हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, उनके पास जो ज़मीन का टुकड़ा है, मतलब जो ज़मीन है उनके पास, उसमें पूरी फैमिली इंगेज होती है। अगर सपोज़ 5 लोगों की फैमिली है और उनके पास सर्टेन कुछ एरिया है, ओके, खेत है कुछ, और उसमें वो लोग काम कर रहे हैं, तो उस पूरी की पूरी फैमिली जो है उस खेत में एंगेज होती है। तो ऐसे में होता ये है ना कि देखने से लगता है कि वो लोग एम्प्लॉयड हैं, मतलब वो लोग काम कर रहे हैं, बट वास्तविकता ये है कि जो खेत है उनके पास उसमें केवल 2 ही लोगों का काम होता है। ओके, बाकी के 3 लोग जो है ना वो चूँकि खाली बैठे हुए हैं इसलिए वो भी उसी में लगे हुए हैं। इसे हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। मतलब आपको लगता है कि आप एम्प्लॉयड हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप मतलब जिस काम में केवल 2 लोगों का रिक्वायरमेंट है आप उसी में एंगेज्ड हैं। ओके, खाली बैठने की बजाय आप उसी में एंगेज्ड हैं। तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग इसे कहते हैं। शहरी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं ना कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में आप पढ़े लिखे हैं और इसके बावजूद आपके पास काम नहीं होता, तब आपको हम लोग कहेंगे कि आप एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी मैं बता रहा था कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है ना वो लो है। ओके, और इसमें मतलब लो होने का मतलब ये नहीं है कि जितने भी लोग हैं वो उनका अर्निंग जो है वो एडिक्वेट है, वो सफिशिएंट है। तो ऐसा देखा जाता है कि उनका अर्निंग जो है ना वो बस उनके सर्वाइवल के लिए, उनके सस्टेनेंस के लिए सफिशिएंट होता है, उससे ज़्यादा उनका अर्निंग नहीं होता। तो अगेन गवर्नमेंट जो है उसका एम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जा सके, बिकॉज़ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डेट्रीमेंटल है, उसका डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे। जैसे मैं अगर बताऊं तो मैं जब डिस्कस कर रहा था लेबर चैप्टर को, लेबर के बारे में मैं बता रहा था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि लेबर जो है ना उसे हम लोग स्टोर नहीं करके रख सकते। एक दिन अगर मतलब आपके जो वर्कर्स हैं वो अगर काम नहीं करें तो वो उस दिन का बर्बाद हो जाता है। तो आप इमेजिन कीजिए जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो कितना लेबर का वेस्टेज होगा। पहला, अगर हम लोग उस लेबर को यूज़ करें तो ऑब्वियसली हम लोग अपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ा पाएंगे, हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को बढ़ा पाएंगे, नेशनल इनकम को बढ़ा पाएंगे। और अगर अनएम्प्लॉयड हैं वो तो हमारे जीडीपी को इम्पैक्ट करता है ये, और हमारी इकोनॉमी को एडवर्सली इम्पैक्ट करता है, मतलब इसका इकोनॉमी पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो गवर्नमेंट जो है अकॉर्डिंगली फोकस करती है कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए तीनों ही सेक्टर्स में। 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड
एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में मेनली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में लोग एंगेज होते हैं, इसके बाद माइनिंग है, फिशरीज़ हैं, ओके, फॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, तो इन सारी एक्टिविटीज़ में लोग एंगेज होते हैं। इसके बाद सेकेंडरी मतलब सेक्टर आता है जिसमें कि मेनली जो लोग हैं वो काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आती हैं सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्शियरी सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो सर्विस सेक्टर है ये, मतलब सर्विस कंपनीज़ जो है ना, जहाँ पे कि सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, तो ये सारी सर्विसेज आती हैं टर्शियरी सेक्टर में। तो इस तरह से लोग जो है ना इन 3 सेक्टर्स में काम उन्हें मिलता है, ओके। तो होपफुली आप अनएम्प्लॉयमेंट भी समझ गए। मैंने अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ जो इम्पैक्ट्स हैं, बुरे प्रभाव जो हैं इकोनॉमी पे, उन पे भी मैंने डिस्कशन किया है, हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया हूँ। तो इन जो ये बैड इम्पैक्ट्स हैं इनको जानना ज़रूरी है। आपको जानना ज़रूरी है कि ये मतलब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बिकॉज ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं और क्वेश्चंस ये एग्जामिनेशन में पूछे भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जानना ज़रूरी है कि एजुकेटेड होने के बेनिफिट्स क्या हैं और ये कैसे हमारी इकोनॉमी को हेल्प करता है। आपको ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जानना ज़रूरी है, क्या क्या 3 फैक्टर्स हैं वो जो मैंने बताया था, एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग, तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है बिकॉज इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। इसके बाद हेल्थ के बारे में जानना ज़रूरी है। हेल्थ वाला जो ये टेबल है, मतलब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट ने कैसे डेवलप किया है, टेबल्स का रिविज़न करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनेशन में आते हैं।